बच्चों, विज्ञान क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम फिज़िक्स के बारे में जानेंगे कि फ़िज़िक्स क्या चीज़ है। 11वीं की जो IBSC की पुस्तकें हैं जो अभी नई आई हुई है वो हालांकि NCERT के साथ ही संलग्न है। ऐसा कोई वो नहीं है कि अगर आपके पास NCERT बुक है तो आप चिंतित हो जाओगे। हाँ, वैसे मार्केट में नई बुक आ गई है और अगर आपको उसका पता नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप बुक को डाउनलोड कर सकते हो। तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि मापन और मात्रक। अब आप कहोगे कि सर पहले वाला चैप्टर, तो बेटा जी ऐसा है, पहले वाले चैप्टर में ऐसा कुछ खास नहीं है, बस आप लोगों को फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन दिया गया है ताकि आप लोगों को उसके बारे में जानकारी हो। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक्चुअल में फ़िज़िक्स होती क्या है। वैसे तो हम पढ़ेंगे 11वीं 11th और 12th के अंदर सभी चीज़ें आएगी, कंप्लीट फिज़िक्स 11th और 12th में है, लेकिन है जो ऊपर का है। बाकी डेप्थ में आप BSc MSc करोगे तब मिलेगा। तो हम बिना किसी विलंब के स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं कि फ़िज़िक्स अब आपके 11th क्लास में आपके पास आएगा एक तो मैकेनिक्स। सबसे पहले मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी, यह है एक तो पहली ब्रांच, ठीक है। दूसरी ब्रांच आएगी आपके पास थर्मो डायनेमिक्स यानी कि ऊष्मा गतिकी, समझे। अब इनमें भी मैं आपको बताऊंगा कि इनमें कौन कौन से एक, और तीसरी आएगी आपके पास साउंड वेव्स या वेव्स, ठीक है। ये आएगी 11th क्लास में आपके पास ये चीज़ें हैं। अब इनमें सबसे पहले लेते हैं कि मैकेनिक्स में आपके पास क्या क्या आएगा। मैकेनिक्स में आएगा आपके पास कि घर्षण, मापन व मात्रक, ठीक है। सबसे पहले तो हम यही चैप्टर पढ़ेंगे, अभी स्टार्ट करेंगे। और जैसे गाड़ियाँ चलती हैं उनकी स्पीड क्या होती है, मेरी आवाज़ आप लोगों तक किस माध्यम से और किस प्रकार से और क्यों सुनाई देती है, हमें स्पेस में आवाज़ क्यों सुनाई नहीं देती है। और किसी जैसे लोहा है वो गर्मियों में गर्म लगता है, लेकिन लकड़ी होती है, लकड़ी वो सर्दियों में ठंडी रहती, सर्दियों में हो चाहे गर्मियों में हमेशा ठंडी रहती है। जब हम गाड़ियों में जाते हैं तो कभी देखा होगा कि घुमाव में जो मोड़ होती है ना, तो उसका एक सिरा बाहर का जो सिरा होता है ना वो ऊपर उठा हुआ रहता है। तो वो क्यों रहता है और कौन सी स्पीड से चलेगी जिससे कि अपन सुरक्षित रहे, घुमाव पे अपने फिसले नहीं या पलटी नहीं मारे अपनी गाड़ी। मौत का कुआं कभी देखा होगा मेले में गए हुए तो वहाँ पे जो गाड़ियाँ कैसे घूमती है उस मौत के कुएं में। तो ये सब चीज़ें हम मैकेनिक्स के थ्रू पढ़ेंगे। घड़ी का पेंडुलम हुआ, ठीक है, ये सभी चीज़ें ऊपर जा रही है, रॉकेट ऊपर कैसे जाती है और क्यों जाती है, किस प्रकार से जाती है, ये सब हम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। थर्मो में आपको टेम्परेचर के बारे में बताएंगे, ठीक है। और कैलोरीमेट्री, ठीक है, यानी कि कैलोरीमिति, ठीक है। ऊष्मा, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा कि ऊष्मा का प्रसार कैसा होता है, ऊष्मा का संचरण किस प्रकार से होता है, तापमान की कौन कौन सी विधियाँ है जिसका हम अभी तक ज्ञात कर चुके हैं, ठीक है। ये सभी चीज़ें इसमें आएगी। और साउंड वेव में आपके पास आएगा कि ध्वनि किस प्रकार से मेरे बोलने के द्वारा आपके पास पहुंच रही है, ठीक है। जबकि मैं बोल तो इसको मैकेनिकली बोल रहा हूँ, लेकिन आपके पास ये है इलेक्ट्रिक्स के माध्यम से जा रही है। और हवा में जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरे सामने जो कोई व्यक्ति बैठा है तो उसको क्यों सुनाई देती है, ठीक है। और ये हमें पृथ्वी पर ही क्यों सुनाई देती है, अगर हम स्पेस में जाए तो वहाँ पे क्यों सुनाई नहीं देती है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जैसे डोरी होती है, स्ट्रिंग, ठीक है, डोरी, उसका कंपन, ये सभी चीज़ें हम साउंड वेव्स में पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स, ये 3 ब्रांच। अभी आप देखोगे कि सर ये तो 3 ही है, मतलब ईजी है, हो जाएगा अपना काम। बेटा जी ऐसा नहीं होता है। अब इसमें लगभग 16 चैप्टर है, इसमें लगभग 5 से 6 चैप्टर है, इसमें भी लगभग 5 से 6 चैप्टर है, लेकिन छोटे छोटे आराम से आपके हो जाएंगे, टॉपिक वाइज चलेंगे। और पहला चैप्टर आपका है
देखो पहला चैप्टर आता है आपके भौतिक जगत। भौतिक जगत है तो इसमें होता क्या है, ये इस प्रकार से आप इसलिए आपको दिया गया है कि आप लोग की फ़िज़िक्स की वैल्यू जान सको, फ़िज़िक्स के बारे में जान सको। ठीक है भाई, कि फ़िज़िक्स का अपनी दुनिया में, अपने इस डेली रूटीन में, डेली लाइफ में आपका अपना क्या रोल, इसका क्या रोल होता है। ठीक है, ये सभी चीज़ें आप लोग इस भौतिक जगत में सिर्फ और सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन पढ़ोगे। एक प्रकार से आप इसका परिचय बोल सकते हैं। अब एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ इसमें कि फोर्स, जो फोर्स होते हैं फंडामेंटल फोर्स, यानी कि सार्वत्रिक या मूल बल। ब्रह्मांड में अभी तक मात्र 4 बल ऐसे हैं जिनको खोजे गए हैं। ठीक है, मूल, जिनकी उत्पत्ति स्वयं से हुई है, कोई उनको उत्पन्न नहीं कर सकता है। ठीक है, तो पहला देखते हैं अपन। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, दूसरा है विद्युत चुंबकीय बल, और तीसरा है आपका प्रबल नाभिकीय बल, और लास्ट है आपका दुर्बल नाभिकीय बल। अब 11वीं में आप लोग मात्र केवल इसके बारे में पढ़ेंगे आप। ये 12th में आएगा आपके, और ये अपने 11th और 12th में है नहीं, ये आपके MSc में आता है। ठीक है, तो ये देखो आप, गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमज़ोर है, सबसे कमज़ोर, वीकेस्ट फोर्स, सबसे कमज़ोर। अब आप कहोगे कि सर सबसे कमज़ोर तो सबसे मजबूत कौन सा है, तो सबसे मजबूत अपने इससे नीचे वाला ही है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। ठीक है, सबसे मजबूत। ठीक है, और अब माफ़ करना, ये थोड़ा गलती हो गया है यहाँ पे कि प्रबल नाभिकीय बल है सबसे मजबूत बल, और फिर उसके बाद में आता है आपका विद्युत चुंबकीय, और सबसे लास्ट में आपका दुर्बल नाभिकीय बल। अब इसकी एक तुलना देखी जाए, अगर मैं तुलना करूँ इनकी कंपैरिजन, तो यदि मैं प्रबल नाभिकीय बल को 1 मानता हूँ तो विद्युत चुंबकीय बल 10⁻² गुना होगा। अर्थात प्रबल नाभिकीय बल विद्युत चुंबकीय बल से 100 गुना अधिक प्रबल है। समझे आप? और वही अगर गुरुत्वाकर्षण की बल की बात हो तो यह 10⁻³ गुना हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सबसे कमज़ोर है। और लघु दीर्घ प्रवास का है, ये दीर्घ हो गया, और ये आपका लघु प्रवास। अब प्रवास मतलब रेंज। अब जैसे दीर्घ प्रवास से आपको मैं बताऊं, सन है अपना, और अपनी यहाँ पे पृथ्वी है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत है, करोड़ों में है, फिर भी इनके मध्य ये बल लग रहा है, लेकिन बहुत कम मात्रा में लग रहा है, कमज़ोर है बल। ठीक है, ये चीज़ आपका चैप्टर आएगा, उसमें आराम से ढंग से इसकी स्टडी करेंगे। और अगर इसको ले तो यह 10⁻³ गुना हो जाएगा इसके कंपैरिजन में। ठीक है, ये आपका फंडामेंटल फोर्सेस कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं आपका चैप्टर नंबर 2, मापन व मात्रक। ठीक है, ये आपके सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर में आप खुद पढ़ लेना, वैसे उससे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उस इम्पोर्टेंट क्या, वहाँ से तो क्वेश्चन भी पुटअप होने की संभावना 5% से भी कम है, 5 भी नहीं तो 1% से भी कम है, ये मान के चलो। आपके क्वेश्चन पुटअप होंगे तो चैप्टर नंबर 2 से लेके आपके पूरी किताब में से होंगे, लेकिन पहले चैप्टर में आपसे क्वेश्चन पुटअप नहीं होंगे। अब देखो, अब
मापन की आवश्यकता हमें इस प्रकार से पड़ी कि अब पहले पुराने प्राचीन समय में ऐसा होता था कि लोग अपने अपने हिसाब से चीज़ों को मापते थे, अपने अपने हिसाब से चीज़ों को नापते थे। अभी जैसे मैं बताऊं कि यूरोप में पहले इस प्रकार से मापा जाता था कि 1 इंच को, जैसे 1 इंच होती है उसको इस प्रकार से मापा जाता था, जैसे अपना अंगूठा होता ना, अंगूठा की ये वाली यहाँ तक, ये जो अपनी रेखा है ना, यहाँ तक इसको मापा जाता था। अब वहाँ के लोग माना कि छोटे हैं तो इतनी सी हो जाएगी उनकी, ठीक है, समझे आप। और अगर वही चीज़ अफ्रीका के लोग अगर जो लंबे लंबे हैं उनके लिए भी इतनी बड़ी हो जाएगी। तो ये चीज़ इसी में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है, गलती हो जाती है, ठीक है। यानी कि वहाँ पे 1 इंच के अंदर लगभग आपके पास आ गई, मान लिया कि 10 सेमी आती है वहाँ पे, सपोज़ करते हैं, और अफ्रीका में वही 12 सेमी आती है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 सेमी हो गया, ठीक है। तो यानी कि यह आपकी त्रुटि है। तो इसी चीज़ से बचने के लिए वैज्ञानिकों ने यानी इंसानों ने एक ऐसी पद्धति को अपने प्रयोग में लाए जिससे कि वह संपूर्ण जगह पर अपने पूरे विश्व में एक ही पद्धति काम में ली जाए, ठीक है। तो वह पद्धति ही मापन के रूप में उभर कर आई। अब मापन तो हो गया, माना कि मापन, वैसे अगर इसका न्यूमेरिकल देखें, यानी कि न्यूमेरिकल नंबर्स होते हैं एक प्रकार से, ये नंबर्स होते हैं, मात्रक होती है इनके पीछे लगने वाली यूनिट, भाई ये किस चीज़ का है और ये कितना है, यह कितना है और यह किसका है। अभी मैं बताऊँ आपको कि 5 kg, तो ये 5 तो हो गया आपका मापन, मेजरमेंट, और kg हो गया आपकी यूनिट। मतलब अब मैं किसी दुकान के पास जाऊंगा, दुकानदार के पास, उसको बोलूँ कि भाई 5 दे दें, वो बोलेगा भाई 5 क्या दे दूँ। फिर मेरे को ये बताना पड़ेगा कि 5 kg चावल दे दे, तब वो समझेगा कि हाँ चल ठीक है 5 kg तेरे को चावल देना है। अब सीधा मैं कहता भाई kg दे दे, तो उसके पहले भी अपन को यह लगाना अति आवश्यक है, ठीक है। तो ये समझे इसका महत्वपूर्ण, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने डेली रूटीन में, अपन इसको डेली काम में लेते हैं, ठीक है। अब मापन में 2 प्रकार से होते हैं, मापन और मात्रक। तो अब मात्रक को देखते हैं सबसे पहले। मात्रक 2 टाइप्स ऑफ मात्रक के होते हैं, यूनिट, ठीक है। एक तो होता है मूल मात्रक, एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक वो होते हैं जिनका कोई माँ बाप नहीं है, और ये वो होते हैं जिनके माँ बाप ये होते हैं, समझे आप। इनका कोई माँ बाप नहीं है और इनका माँ बाप भी जनक यही है। अब मूल मात्रक का सबसे पहले इसलिए निकाले गए ताकि इनसे ही आप जितनी भी अपने जो यूनिट्स देखते हैं डेली लाइफ में, जैसे किलोमीटर, सेकंड, इन सभी से निकलती है, इन सभी से निकलती है। अब देखते हैं कौन कौन से मूल मात्रक है जो अपने काम में आते हैं। पहला है लंबाई, ठीक है, इसका मात्रक होता है मीटर, ठीक है। दूसरा होता है द्रव्यमान, मास, इसका होता है किलोग्राम, kg। तीसरा है अपने समय, इसका होता है सेकंड, ठीक है। चौथा है अपना ताप, ताप का होता है केल्विन। अब जो सेंटीग्रेड होता है ना वो व्युत्पन्न मात्रक है, ठीक है। मूल मात्रक केल्विन ही होता है जिसको K से डिनोट किया जाता है। 5 नंबर पे आता है अपने इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, इसको एम्पियर में लिखा जाता है, एम्पियर। छठा हो गया अपने प्रदीपन तीव्रता, जिसको लिखते हैं कैंडेला।
CD। और लास्ट और सातवां ये होता है अपने पदार्थ की मात्रा। इसका मात्रक होता है मोल, MOL, मोल। ठीक है, तो ये 7 जो है वो है मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट्स। अब इन्हीं से इनके बेटे बहुत सारे बेटे जितने भी अपन को चाहिए ना वो अपन बना सकते हैं, जिसके भी इन सभी से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये 7। अब इनकी परिभाषाएं भी आती है एग्ज़ाम में, लेकिन उसके बहुत ही कम चांस होते हैं पूछने के, लेकिन फिर भी मैं चलो आपको लिख देता हूँ। अब देखो लंबाई की परिभाषा क्या है। लंबाई है क्रिप्टॉन 86 से निकलने वाली नारंगी रंग की तरंग दैर्घ्य 1650-763.73 से निकलकर या उनको निकाल लिया, फिर इनकी लंबाई मापे तो वह 1 मीटर होती है। या दूसरी देखो कि लाइट होती है अपनी लाइट के द्वारा इतनी सेकंड में 1/299979245 सेकंड में तय की गई दूरी के जितनी दूरी वह तय करती है इतने सेकंड में वह 1 मीटर दूरी तय करती है। ठीक है, मतलब वह 1 मीटर दूरी कहलाती है। यह आपकी लंबाई की परिभाषा हो गई। अब आता है द्रव्यमान, मास। तो मास की डेफिनेशन होती है कि C12 है, 6C12 है, यानी कि कार्बन 12 परमाणुओं के 5.0188 गुणा 10⁻25 परमाणुओं का द्रव्यमान यानी मास लिया जाए तो वह 1 ग्राम के इक्वल होता है। समझे कि अगर इतने परमाणु में लूँ और उनको मैं तोल लूँ तो तोलने पर मुझे क्या प्राप्त होगा, 1 ग्राम मास प्राप्त होगा। एक चीज़ याद रखना, मास होता है ना कभी भी, यानी कि द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता, कभी भी और कहीं पे भी जाओ आप ब्रह्मांड में, कहीं पे भी जाओ आपका मास कभी चेंज नहीं होगा। जो चेंज होता है वो होता है आपका वेट चेंज होता है। किस कारण होता है वो अपन पढ़ेंगे आगे। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसको आप और भले याद रखो या मत रखो, ये याद रखो कि 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 1 लीटर जल 1 किलोग्राम का होता है। अब आपको ये पूछ ले कि किस ताप पे जल का द्रव्यमान व आयतन समान होता है, तो आयतन हो गया ये, द्रव्यमान हो गया ये। तो किस ताप पे बोलोगे कि 4 डिग्री सेल्सियस के ताप पे जल का द्रव्यमान 1 kg होता है, 1 लीटर के बराबर होता है। अब आता है समय। इनको लिख जरूर लेना, क्योंकि हालांकि एग्ज़ाम में आते तो है लेकिन बहुत ही कम चांस होते हैं इनके, 30% चांस है इनके आने के। तो अब देखो समय, 1 सेकंड वह समय है जिसमें परमाणु गढ़ी में सीजियम परमाणु 91, 92, 63, 17, 70 बार कंपन करता है। यानी कि ये कोई परमाणु अपने पास वॉच है, परमाणु एटॉमिक वॉच है, इसमें कोई सीजियम परमाणु वो कंपन कर रहा है, कितनी बार, इतनी संख्या बार वह परमाणु करता है। तो वह कितनी 1 सेकंड में इतनी बार कंपन करता है। ठीक है, समझ में आ गया। ये डेफिनेशन है, ये मैंने नहीं दी है, ना ही किसी ने दी है। ये वैज्ञानिकों ने जिन्होंने इन सभी चीज़ों को मूल मात्रकों में रखा है उन्हीं ने इनको डेफिनेशन दी है। अब देखो ताप क्या है, 1 केल्विन वह ताप है। अब ये चीज़ ध्यान रखना कि डिग्री मत बोल देना, डिग्री बोलोगे गलत हो जाएगा। डिग्री सिर्फ किस में लगता है, सेल्सियस में, ओनली सेल्सियस में। ठीक है, 1 केल्विन ताप वह ताप है जो जल के त्वरित बिंदु ऊष्मागति के ताप का 1/273वां भाग है। अब यह आप कहोगे कि ये त्वरित बिंदु क्या है, तो मान लिया कि ये कोई ग्राफ है। ठीक है, ये ग्राफ है। अगर ये एक पॉइंट है, अगर इस पॉइंट से यदि मैं इधर जाता हूँ तो वह लिक्विड में चेंज हो जाएगा।
यदि मैं इस पॉइंट से इधर जाता हूँ तो वह सॉलिड में चेंज हो जाएगा। यदि इस पॉइंट से यदि मैं इधर आता हूँ तो वह गैस में चेंज हो जाएगा। तो यही जो पॉइंट होता है ना, ये होता है आपका 273.16 डिग्री सेल्सियस। ओ माफ़ करना, ये केल्विन है, ठीक है। ये आपका त्वरित बिंदु होता है, समझ गए आप, ये चीज़ ध्यान रखना है। या पिघलती हुई बर्फ़ व उबलते हुए जल के तापांतर के 100वें भाग को 1 केल्विन ताप कहते हैं, ठीक है। समझे कि बर्फ़ पिघली हुई है, उसका उस टाइम पे टेम्परेचर डिनोट करो, फिर उबले हुए जल का टेम्परेचर डिनोट करो, तो उन दोनों के अंदर माइनस करके उसमें 100 का भाग देने पर आपको 1 केल्विन टेम्परेचर मिल जाएगा। जैसे यदि इसको प्रैक्टिकली रूप से अपन करें तो हमें पता है कि जल 100 डिग्री पे उबलता है, ठीक है। तो यानी कि 273.15। चलो इसको केल्विन को छोड़ो, आप तो सीधा सीधा याद रखो, 100 डिग्री पे बर्फ़ उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ उबलता है, जल उबलता है। कभी क्या है कि जो अपनी ज़बान है वो स्लिप हो जाती है, क्योंकि बहुत से काम रहते हैं। अब देखो, ये है पिघलती हुई बर्फ़ का 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने पर वह पिघलना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो अभी इन दोनों को मैं माइनस करूँ तो क्या आया 100। अब इसका 100वां भाग में निकालूँ, 100वां भाग निकाला तो क्या आ गया 1, यानी 1 केल्विन अपना क्या हो गया, ताप हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं प्रदीपन तीव्रता। किसी ब्लैक बॉडी है, अब आप कहोगे सर ब्लैक बॉडी क्या होती है। ब्लैक बॉडी वह चीज़ होती है जो सबसे पहले याद नाम से पता चलता है, ब्लैक बॉडी यानी कि काला पिंड, यानी कोई भी एक ऐसा पिंड जो एकदम काला हो, जो अपनी उसके ऊपर जितनी भी प्रकाश डालते हैं वो संपूर्ण ऊष्मा ग्रहण करके उसको उत्सर्जित 100% उत्सर्जित कर देता है। अब इसीलिए अपन को गर्मियों में काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि वह सबसे ज़्यादा प्रकाश को अवशोषित करते हैं और उसको ऊष्मा उत्पन्न कर देते हैं, तभी तो अपन को गर्मी लगती है। इसलिए कहते हैं कि सूती कपड़े और सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए गर्मियों में, इसी कारण। तो ये देखो, किसी कृष्णिका के तल के लंबवत दिशा में उसके 1/6 लाखवां वर्ग मीटर क्षेत्रफल से निकलने वाली ज्योति तीव्रता कहलाती है। जबकि उसकी जो ब्लैक बॉडी है ना, उसका गलनांक है ना, वो टेम्परेचर प्लेटिनम के गलनांक के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, ये शर्त है। अब आता है पदार्थ की मात्रा। 1 मोल पदार्थ वह मात्रा है जिसमें पदार्थ के अवयव की संख्या कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणु की संख्या के इक्वल होता है। समझ गए होंगे आप इसको कि कार्बन C12 है, इसके अंदर इसका 12 ग्राम मैंने मास ले लिया। अब इसमें कितनी संख्या, नंबर ऑफ एटम्स, तो इन एटम्स यदि इसमें ऐसे भाग दे दूँ मैं तो वह संख्या 1 मोल के इक्वल हो जाएगी। समझ गए आप, ठीक है। तो मुझे लगता है कि उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें वैसे समझने की कोई बात नहीं है, इनको बस नोट कर लेना। वीडियो को पॉज करके मैं एक बार पुनः आपको इसको अच्छे से दिखा देता हूँ। देखो, आप नोट कर लेना, नोट्स बनाते जाओ, नोट्स अवश्य बनाए इन चीज़ों के, ठीक है। अब वापस आते हैं अपने उसी डायग्राम पे, देखते हैं मूल मात्रक की परिभाषा अपने देख ली, कौन कौन सी परिभाषाएं थी इसकी। अब व्युत्पन्न मात्रक देखते हैं कि इन सभी के बेटे हैं, ठीक है। ये कैसे नहीं चल रहा, हाँ। तो अब देखते हैं कि सबसे एक चीज़ और होती है इनमें कि जो भी मात्रक इनसे हट गए थे, माना कि ऐसे मान लो कि इनमें रखना भूल गए और उनको नाम दे दिया, अरे यार पेन नहीं चल रहा है, पूरक मात्रक, ठीक है। यह 2 टाइप्स के हैं, एक तो आपका तलीय कोण और एक आपका घनीय कोण।
ठीक है, यह भी अपन इनके डेफिनेशन वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे। अब देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक में कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं जिनके अनुसार आपको मात्रक लिखने हैं। तो पहले देखते हैं, पहली पद्धति है CGS, अर्थात C का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, CGS सिस्टम पद्धति। इसमें लंबाई को, द्रव्यमान को और समय को मापते हैं। अब किन किन चीज़ों से मापते हैं कि C का मतलब सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में मापते हैं लंबाई को, इसको ग्राम में और इसको सेकंड में, समझ गए। दूसरा है अपने दूसरा आ गया आपका FPS पद्धति, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि फुट पाउंड सेकंड, मतलब फुट पाउंड और सेकंड, ठीक है। अब इसी प्रकार से तीसरा आता है अपने MKS, जो कि सबसे ज़्यादा काम में ली जाती है, ठीक है। तो M का मतलब मीटर किलोग्राम और सेकंड, मीटर किलोग्राम और सेकंड। समय सभी पद्धतियों में सेम माना जाता है। अब ये चीज़ें, इन सभी चीज़ों में एक चीज़ थोड़ी गलत निकल गई। वो क्या थी कि जब ये चीज़ें, ये पद्धति लोगों के सामने आई तो उसमें हुआ क्या था कि कई जगह पे जैसे यूरोप में इस चीज़ को काम में लिया गया, किसी अमेरिका वगैरह किसी और कंट्री में इन चीज़ों को काम में लिया, किसी में ये, तो फिर उनमें थोड़ी गड़बड़ हो गई। तो फिर एक इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन निकाला कि क्यों ना पूरे वर्ल्ड में एक ही पद्धति चले, जिसको SI पद्धति कहा गया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। अब ये SI पद्धति है। अब इस SI पद्धति को देखते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। फालतू में पेज क्यों खराब करे, एक पेड़ कटता है 1700 पेज बनने में, तो उसको बचाए ना। अब वैसे भी सावन का महीना चल रहा है, पेड़ लगाने चाहिए सभी को। आप भी लगाते हो कि नहीं, कमेंट करना। तो अब देखते हैं SI पद्धति। SI पद्धति में जैसे किसी चीज़ को अगर भारत में, यदि भारत में किलो में माप रहे हैं तो पूरे विश्व में उसको किलो में मापा जा रहा है, या ऐसा कहे कि पूरे विश्व में किलो में माप रहे हैं तो भारत में भी उसे किलो में ही मापा जाएगा। अब जैसे आप यहाँ गए भारत में, आप यूरोप जाओगे या US जाओगे, USA जाओगे, तो वहाँ पे आपको ऐसा थोड़ी बोलोगे कि ला भाई 1 ग्राम दे दे, तो उसमें मात्रा आपके कम आएगी। दे तो देगा, वो आएगी बहुत कम मात्रा। तो उसको बचने के लिए, उससे बचने के लिए, यानी कि उसको भी 1 किलो ही कहा जाएगा, ला भाई 1 किलो मुझे चावल दे दे, ठीक है। तो ये आपकी SI पद्धति, इसलिए आपकी SI पद्धति को काम में लिया गया। या अगर इसको अपन इस प्रकार से समझाएं कि एक्चुअल में SI पद्धति होती क्या है, तो वो एक प्रकार से MKS पद्धति का ही परिवर्तित स्वरूप है। आप इन तीनों चीज़ों को ही सभी में काम में लेते हैं, ठीक है, समझ गए। आगे चलते हैं। व्युत्पन्न मात्रक में एक चीज़ और है कि एग्ज़ाम्पल देख लो, इनके एग्ज़ाम्पल जैसे दाब, ठीक है, दाब हो गया, चाल हो गई, वेग हो गया, त्वरण हो गया, ऐसी बहुत सी चीज़ें, बहुत है, खूब है। इन सभी चीज़ें, ये सभी चीज़ें व्युत्पन्न मात्रक में आती है, ठीक है। अब वह अपने पूरक मात्रक, इनको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। इनके डेफिनेशन देखेंगे, इनके प्रयोग देखेंगे, कहाँ कहाँ इनका यूज़ किया जाता है और कैसे इनका यूज़ किया जाएगा। ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से
5 मिनट का टॉपिक है ये, तो आगे वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसलिए मैं इसको आगे वाले वीडियो में शिफ्ट कर रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और ये सब्सक्राइब तो कर देना, ठीक है। और बताना कमेंट में कि वीडियो कैसा लगा, और अगली वीडियो आपको जल्द ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपने बेल आइकन दबाया है तो आपको वीडियो अवश्य नोटिफिकेट हो जाएगा। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।